जयदीप, उसी तरह से हमारे बीच मानगांव से पधारे हैं विष्णु शास्त्री जी, ब्रह्मचारी जी के बड़े करीब है सर। 2 गायत्री पुरस्कार, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, रिटायरमेंट के बाद मेरे सीनियर है बनारस में, रिटायरमेंट के बाद 2 गायत्री पुरस्कार कर चुके हैं जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य भाषण किया। मैं आदरणीय विष्णु शास्त्री जी के स्वागत के लिए जयदीप से अनुरोध करता हूँ। आगे का कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद सर। जो भी इस धर्मशाला निर्माण के पीछे योजना थी उसके विषय में बताने के लिए। इसके बाद अतिथियों का वक्तव्य। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश प्रसाद त्रिपाठी जी, जो इस क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। आप भूतपूर्व प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय से, उनसे अनुरोध है कि अपना मनोबल व्यक्त करें। आप सभी को नमस्कार। थोड़ा देख के जाए। पूज्य महात्मा जी जागेश्वरानंद जो संत है उनकी तपोभूमि और एक नर्मदा क्षेत्र की तपोभूमि, इसमें ये संत की माटी है यहाँ पर, और इसी में आज हमारे बीच में आज इस धर्मशाला का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय सारंग जी, सहकारिता मंत्री, युवा कल्याण, खेलकूद, उनसे धन्यवाद प्रार्थना करते हुए कि गांव-गांव में यदि ये खेलकूद की व्यवस्था की जाए तो आज लोग जो मोबाइल में लगे रहते हैं तो कम से कम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं इसके पहले नवोदय में पेश कर रहा हूँ और हमारे जो सांसद महोदय हैं ये बहुत पहले नवोदय के विद्यार्थी रहे हैं, इनका मैं भी सादर सम्मान करता हूँ। और नवोदय में आज बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे अच्छे पदों पर लोग विराजमान हैं और ये सब ग्रामीण प्रतिभाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है। साथ ही डॉक्टर उपाध्याय जो मेरे परम मित्र हैं, उनके विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारी पुस्तकें आयुर्वेद के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्हें मिले हुए हैं। अभी उन्होंने वर्तमान में ही महर्षि कौन समझा हुआ है, महर्षि महर्षि तरह बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। तो बहुत सारे कार्य इस भूमि से, मतलब बहुत ही साहित्य, आयुर्वेद, मंत्री सभी लोग इस भूमि से निकल रहे हैं। भूमि का बड़ा महत्व है, लेकिन इस महत्व को हम जितना अधिक समझेंगे उतना ही जो है इससे प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मत है। मैं भी संस्कृत विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, बगलवाड़ा में पढ़ा हूँ, लेकिन महात्मा जी की कृपा से नवोदय में भी प्रिंसिपल रहा, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रह करके रिटायर हुआ। मैंने केवल शास्त्री किया था, शास्त्री के बाद हिंदी, संस्कृत, हिंदी में हिस्ट्री करके बीएड करके, मतलब एकदम गाँव से निकला है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, 5वीं तक गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। इसके बाद संस्कृत विद्यालय में पढ़ा हूँ और बाकी सारी परीक्षाएं प्राइवेट की हैं। तो संत की जो कृपा होती है बहुत महत्वपूर्ण है। तो डूंगा जैसे गांव में मंत्री जी देखिए, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसी माटी के सपूत हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े पद को संभाल रहे हैं और मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अधिक बोलने का समय नहीं है, इसलिए थोड़ा ही बहुत समझें। तो बाकी सांसद महोदय क्योंकि नवोदय से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत ही हार्दिक भावना है कि आज नवोदय का विद्यार्थी सांसद सबको सुशोभित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और
स्टूडेंट जो गांव से निकले हुए अभी जबलपुर में कलेक्टर थे नवोदय के स्टूडेंट और भी बहुत सारे कदम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि नवोदय जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय के माना हुआ इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये दोनों इंस्टीट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज धर्मशाला के समर्पण समारोह में इन दोनों महान भाव उपस्थित हैं। उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उपाध्याय जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस स्तर पर सुदूर किया। और आप सभी महान भावों का धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सारा धन्यवाद। कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके उद्बोधन के लिए। जब इस कार्यक्रम धर्मशाला का उद्घाटन के लिए अतिथियों की बात चल रही थी तो सभी जगह से आदरणीय सांसद महोदय जी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया गया। तो जब जयंती को उनसे मिलने गया इनविटेशन देने गया तो सांसद महोदय जी का कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसमें करीब 30 से 40 लोग आए हुए थे। तो उसमें जयदीप को उन्होंने बुलाया और सबके सामने बताया कि डूमर में ऐसी ऐसी धर्मशाला बन रही है और इस कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए। और जब भी सांसद जी को फोन किया मैं पक्का आ रहा हूँ, आज गुजरात में हूँ, कल राजस्थान में रहूंगा, लेकिन आपके कार्यक्रम में पक्का आ रहा हूँ। तो ऐसे सांसद महोदय जो अपने क्षेत्र के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, उनके कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनका कार्यक्रम में होना बड़ी बात है। तो आदरणीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि अपना उद्बोधन दें और सभी से निवेदन की जोरदार तालियों को उनका स्वागत करें। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की। आज इस पावन भूमि को नमन वंदन करते हुए मां नर्मदा का किनारा और उस किनारे में भी सोने पे सुहागापन ने कहावत सुनी है, उसको यथार्थ करने का काम उपाध्याय परिवार ने किया। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके ऊर्जावान लाडले नेता न केवल भोपाल से निकलकर पूरे प्रदेश में और यहाँ तो उनके पिताजी का जीवंत कार्य और उनका भी प्रत्यक्ष काम यहाँ पर और पूरे प्रदेश में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए युवा मोर्चा, उसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाद में 2008 में पहली बार नरेला विधानसभा बनी, वहां से पहले विधायक नरेला के और अब लगातार विधायक और आजीवन विधायक रहेंगे। ऐसी नर्मदा मैया की कृपा रहेगी। और न केवल विधायक, अब कद्दा और मंत्री पहले से थे, अभी भी कद्दा और मंत्री जब भी कोई प्रमुख निर्णय होता है तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे और हम तो सौभाग्यशाली इसलिए कि हमारी माटी से ही जन्म लेकर अब भोपाल को गौरवान्वित कर रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिवादन। ऐसे भाई विश्वास सारंगी जी, उनके साथ पिताजी का नाम लेना बहुत जरूरी है। आदरणीय कैलाश नाथ सारंगी का एक बार उनकी स्मृति में और आज विशेषकर माता जी की स्मृति, गुरु जी की स्मृति, ये और अक्षय तृतीया उसका अलग महत्व है। अक्षय तृतीया तो अपने आप में मुहूर्त ही ऐसा है जो कभी क्षय नहीं होता। और जब ये वास्तव में आज गुरुजी सही बता रहा हूँ, आज कम से कम 20 तो सम्मेलन में जाने हैं वो और बहुत सारे कार्यक्रम है। मानो मैंने कही अब ठीक है बोलते ही, फिर मंत्री जी से बात हुई और कल महत्वपूर्ण दोनों जने हम थे राजस्थान में, रात में सुबह यार सुबह दिल्ली में थे, दिल्ली से अब चले आ रहे हो, बीच में एक कार्यक्रम भी करेगा तो और अब जाते ही से शुरू। तो ऐसे आज संयोग से ये मुझे लगा यहाँ बैठ के महसूस हुआ कि क्या होती परमात्मा की ताकत। आज हमने देखी कि नर्मदा मैया की शक्ति, इनके भाव से अक्षय तृतीया पर होना चाहिए। आगे पीछे डेट हो रही थी, हम कितने ही हुआ आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा और नर्मदा मैया को जो मंजूर है वो होके रहेगा। इसमें क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा कि श्रद्धा बिना धर्म ना हुई और बिनु मही गंध ना पावहि कोई। श्रद्धा के बिना कोई धर्म हो नहीं सकता। आज इस महत्वपूर्ण काम में यहाँ उपस्थित गुरुजी और जागेश्वर नंद जी की इस पावन माटी को नमन वंदन करते हुए, गुरुजी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उपस्थित मंच पर बहुत
मंत्री जी से बोल रहा था अभी जैसे यहाँ शुरू हुए कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई ऐसे न कोई पारिवारिक, ये तो बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम, इस 2025 के जमाने में सेवा को परम धर्म जो मान रहा है वो ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकता है। कि बुद्धिजीवियों के ऊपर वाली श्रेणी इतनी कहने की नहीं, करने की जरूरत है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कहने से करना भला होता है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये शुरुआत है। ये धर्मशाला में भी पूछ रहा था बहुत सारे चीजें, इसमें लगभग 35 लाख के आसपास तो व्यक्तिगत खर्चा आया है। और ये केवल व्यक्तिगत नहीं, आज समाज को समर्पित की है और पूरा समाज इसके आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी संभाले। ये बात हम सबके, क्योंकि ये केवल जब गुरु जी का अतीत मेरे को मंत्री जी ने भी बताया, यहाँ वक्तव्य में भी पता चला, अभी किताब में भी मैंने देखा, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जैसे हमारे प्राचार्य महोदय भी बैठे, हमारे इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने नवोदय का जिक्र किया और मैं पहला छात्र, पहले बैच का छात्र था और इतनी मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मैंने अब तो चार तो हम सांसद हो गए। गुरु जी चिंता मत करियो, पूरे देश में अनेकों प्रकार से आपके नाम, जो आपने हमारे विद्यालय का पहला वाक्य लिखा था कि शिक्षा चाहिए और सेवार्थ जाइए, उसी काम को हम चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लेने का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन हमने लेने का काम किया तो कितनी देर लोगे, थोड़ी देर बाद राम नाम सत्य हो जाएगा, तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो जो प्रकृति से लेने का काम करता है, दोहन का काम करता है, वो शोषक होता है। तू तेरा कर, मैं मेरा करूं, लेने देने का काम करो। तो जो शोषक होता है वो शोषक रहेगा, लेकिन लेने देने का काम प्रकृति करती है। लेकिन जो अपना तो साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इस भाव के साथ जो काम करता है वो संस्कृति कहलाती है। और उस संस्कृति के बाहर वर्तमान में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक समय इस विरासत की उपहास उड़ाने का काम, हमारे तथाकथित जो भी पुराने हमारे इतिहास से जुड़े हुए लोग रहे या कहीं सत्ता रहे, उसने काम किया है। लेकिन उन मानदंडों को पुनः स्थापित करने का काम किया है। तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने न केवल मंदिर की बात अपने, उन्होंने कहा विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए, और इनका संगम करने का काम किया है। और मैंने तो भैया आपने भरपूर आशीर्वाद दो। अब संचालक महोदय कह रहे थे शायद पहली बार डूमर में मैं ग्राम इकाई बना के गाँव बना दोगे तुमको, तो कई काम में तो लगातार मंत्री जी से बता रहा हूँ। तो ये तो मेरे अपने गाँव है और यहाँ तो काम किया मैंने नर्मदा मैया की जैसे अपनी शपथ ली है, और केवल शपथ नहीं ली, उस और काम भी बढ़ा दिया है। इस बार का जो बजट आया, मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारी यशस्वी वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, कि 500 करोड़ रुपए की राशि केवल नर्मदा मैया के संरक्षण और संवर्धन के लिए जारी हो चुकी है। ये काम केवल शपथ का नहीं, आप सबने देखा होगा अन्य सब मुद्दों पर भी हम उसी जो बटन आपने दबाई और जिस विश्वास के साथ आप सबने भेजा, उस विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे। भले गांव के छोरे हैं लेकिन कम नहीं पड़ रहे। मैं तो संसद में जाके भी अपनी बोली में संसद में बोल रहा हूँ और जल्दी एक ठंडी भैया चिंता मत करियो। तो तुम्हारी नाक न इसका झुकन नहीं है और न उसका झुकन नहीं हो। विश्वास है वो कहीं तो भैया तो विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें भी है वो नहीं है वो नहीं, हाथ खड़े करके बताओ ये तो। लेकिन इस न केवल उदयपुरा, ये बरेली विधानसभा की बात है, न केवल नरेंद्रपुरम नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है। हम प्रत्येक कर छड़ कर और नर्मदा माटी के किनारे हम बैठे हैं मैया के, क्योंकि ये नर के मत को हटती है। और आज तो अक्षर दिन दिया है, जैसे मैंने कहा ऐसा मुहूर्त, अकाट्य मुहूर्त आज ही हमारी सनातन परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम का जन्मदिन है। आज ही भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन दिवस है। आज ही हमारे जो पहला ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, पहला वेद जिसको हम कहते हैं, ऐसे ऋग्वेद की पहली ऋचा रचने का पहला दिन यदि कोई सा है तो वो भी अक्षय तृतीया है। और हम तो अक्षय तृतीया वर्षों से काम करते आ रहे हैं और
इस शुभ अवसर पर आप सब श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपके मन में बैठे हुए उस परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करता हूँ। और यहाँ भी जो जरूरत होगी उसकी अपन बैठ के और मीमांसा कर लेंगे, चाहे अस्पताल के लिए पड़े, चाहे गाँव विकास के लिए पड़े, जो जरूरत पड़ेगी कभी कुछ आने नहीं देंगे, सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ करवाएंगे और सब कुछ करेंगे। अपन तो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, चिंता की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप सबने बहुत ही साहस के साथ और बहुत ही अच्छी श्रद्धा के साथ इस काम को किया है। हम उस श्रद्धा को और बच्चों से भी निवेदन है कि श्रद्धा भाव को अपने घर में ऐसे संस्कार पैदा करें कि आज नागपुर में भी रहकर डूमर को व्यक्ति भूल करेंगे, इसका कारण केवल संस्कार हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। आज यदि आपने उनको रामायण की चौपाइयां या गीता के श्लोक नहीं सिखाए तो कजरारे कजरारे और मुन्नी बाई गाने से रोक नहीं पाओगे भैया। आज तुमने उनको रामायण की चौपाइयां भी सिखाओ, उनको गौ माता के दूध की कीमत भी सिखाओ, उनको माँ के माता पिता की सेवा का, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अपाहिज वो नहीं होता जिसके कोई अंग ना हो। अपाहिज वो है जो किसी पर अत्याचार होते हुए देखे और अपनी आंखें फेर ले, उससे बड़ा अंधा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो हाथ पैर होते हुए भी अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की सेवा ना करे, उससे बड़ा लंगड़ा लूला दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस पुरुषार्थ के काम में हम सब जीते और इससे सीख लेकर हर तो बड़ी बड़ी बातें बना दे भैया, बहुत पटेल बैठे हैं तो बड़ी बड़ी बातें बना दें, मैया की बातें भी हम सब मिलकर बढ़ाएं, यही सबका कल्याण करेगी। बोलो नर्मदा मैया की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। पुनः मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सांसद जी ओजस्वी व्याख्यान देने के लिए। और हमारे देशों हमारे देखो वही होगा। मैं भैया से भी बात कर रहा था, तो बातें मेरे दिमाग में चल रही है इस जगह को केंद्र बना के। एक तो भाई साहब मैं वहाँ एक राशन सुखोजी कैंसर हॉस्पिटल है उसको छोड़ा हुआ हूँ। आजकल मैं इस बात में दोनों को रिपोर्ट है, वहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें 70% पेशेंट मध्य प्रदेश के होते हैं और उन 70% में 93% जो होते हैं वो ओरल कैंसर के होते हैं। या एक ENT सर्जन है, वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। अरे साहब बोले आपके यहाँ तो बड़ी मजेदार बात यह है कि लोग बीड़ी भी जो है स्वागत में बांटते हैं। तो मेरा एक संकल्पना है कि व्यसन मुक्ति का शिविर में यहाँ एक हूँ, जिसमें लोगों को बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, शराब इनसे। और दूसरा मैं कई बार बोलता हूँ, हमारे यहाँ शुक्ला जी बैठे हुए हैं, उनसे हमारी खूब बात होती है, आपसे कोटा से आए। औषधि खेती, जड़ी बूटियों की खेती करिए। ये रिपोर्ट है कि जो साधारण खेती है उससे 10 गुना सब्जी की खेती में लाभ है और 30 गुना लाभ जो है वो औषधियों की है। हमारी जड़ी की अच्छी है, नर्मदा का कचार के हम यहाँ अश्वगंधा, गिलोय, मूसली, अकरकरा जो चाहे तो पैदा कर सकते हैं। तो वो उसका भी मैं विशेषज्ञों को लाऊंगा और आप लोगों के सहयोग से उनको, आप लोगों को, यहाँ के किसानों को उद्बोधन कराऊंगा एक डेली उसका। मित्रों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान ने हमको ऐसा हुनर दिया है कि ऐसे पकड़ते हैं और 2 दवाई लिख देते हैं और 500 रुपये ले लेते हैं। तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होती है योजना। हमने कहा है योजनागत तंत्र। तो इस सारे वास्तु की योजना में या आज के कार्यक्रम की भी योजना में किसी का योगदान है तो वो है जयदीप उपाध्याय, मेरे भतीजे, बड़े भाई साहब, पूज्य जनता प्रसाद जी। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया उनका स्वागत करें। मेरी ओर से क्यों मैं स्वागत नहीं कर सकता, आप स्वागत करें।
भैया को ऐसे सीधे कैसे आने देंगे भाई। पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे, बीजेपी ने 2/3 मेजोरिटी से जीत दर्ज की और पेपरों में हेडलाइंस थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं का राजनीतिक चातुर्य दिखा और उसमें जो सबसे पहला नाम था हमारे विश्वास भैया का था। विश्वास भैया अभी इंडिया कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें भारतीय राजनीति के अग्रणी पंक्ति के नेता थे, उसमें भी विश्वास भैया की उपस्थिति थी। विश्वास भैया की उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम को गरिमा को उच्चतम और उच्चतर स्तर तक ले जाती है। तो ऐसे विश्वास भैया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बोलने के लिए। आप तालियों से स्वागत करें। बोलिए नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद और जिस मंतव्य से इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, उस आपके वोट रूपी आशीर्वाद का ब्याज सहित ऋण चुकाने का काम कर रहे आदरणीय दर्शन सिंह जी का जोरदार ताली बजाइए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मंच पर उपस्थित है, बल्कि मुझे ये कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि विगत 1.5-2 साल से जब से वो सांसद बने हैं, क्षेत्र में तो वो सक्रिय है ही, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, परंतु लोकसभा में भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जितने वक्तव्य उन्होंने दिए हैं शायद और किसी सांसद ने नहीं। ऐसे हमारे दर्शन भैया हम सबके आदर के केंद्र, हमारे बहुत वरिष्ठ, जिन्होंने डूबर का नाम पूरी देश में रोशन किया। नागपुर रह जरूर रहे हैं पर शरीर से नागपुर में है, पर आत्मा तो आज भी डूबर में ही बसती है। ऐसे परम आदरणीय गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी, आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी, आदरणीय विनोद साहू जी, हेमंत जी, भागीरथ मिश्रा जी, जयदीप उपाध्याय जी, सफल संचालन कर रहे डॉक्टर कल्पेश उपाध्याय जी, गुरु जी, हमारे दोनों गुरु जी को प्रणाम, और यहाँ हमारे राजेश भाई, वीरेन पाटिल जी, विनय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के हमारे परिवारजन। भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, पर मैं आपसे नाराज और कल्पेश से सबसे ज्यादा बार बार अतिथि अतिथि, अरे भैया अतिथि नहीं है, यहीं का हो, यहीं का बेटा हो, इसी मिट्टी का। अतिथि कहां से हो गए? अरे यहीं का हो, जब से होश संभाला है, ये सौभाग्य नहीं मिल पाया कि यहाँ पर पैदा हो सकूं, पर परिवार तो यहीं का है, ये सौभाग्य नहीं मिल पाया कि अपना कार्य क्षेत्र बना सकूं, परंतु यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ही तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो इसलिए भाई साहब अतिथि नहीं हूँ, आपके परिवार का ही हूँ, डूबर का ही हूँ, घाट पिपीले का हूँ और इसी क्षेत्र का हूँ और इसी नाते यहाँ पर आया। बहुत बधाई आदरणीय गोविंद भाई साहब को और पूरे उपाध्याय परिवार को। दर्शन सिंह जी ने बहुत विस्तार से बात की, पर ये बात सही है कि हम यदि जहां में आए, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो एक लक्ष्य लेकर भगवान ने हमें भेजा। मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जो जहां है, जिस स्थान पर है, कब है, कहां है, क्यों है, ये सब लिखा हुआ है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना, ये डॉक्टर के नाते ये और कल्पेश भाई पर्चा लिखते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी हमारा पर्चा लिखकर भेजा। कौन कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस लिए होगा। और यदि हम भगवान के द्वारा लिखे हुए पर्चे के कारण इस जहां में आए हैं, तो फिर केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के जीने के लिए नहीं, बल्कि समाज, इस राष्ट्र के लिए हम कुछ करें, पीड़ित मानवता के लिए कुछ करें, इस समाज के उन्नयन के लिए कुछ करें, यही लक्ष्य देकर भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा। किसी ने कहा है जिंदगी आग पे चलने की कहानी है,
जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी। हम केवल अपने लिए ना, हम केवल अपने परिवार के लिए ना जिए, बल्कि हम इस समाज के लिए जिए। जिस समाज ने हमें इस लायक बनाया है, तो समाज का ऋण हमें चुकाना होगा। और यही काम गोविंद भाई साहब ने और इनके परिवार ने किया है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर वही लोग महान होते हैं जो अपने पूर्वजों की याद में कुछ ना कुछ समाज का काम करते हैं। वैसे भी अभी दर्शन भैया बोल रहे थे संस्कार की बात, तो ये बात सही है कि नर्मदा किनारे का जो संस्कार है, ये तो पूरी दुनिया में परचम लहरा के आया ही है। चाहे हम ओशो की बात करें, महर्षि महेश योगी की बात करें, हजारों हजारों संतों की बात करें, जिन्होंने सनातन के दर्शन को यदि पूरी दुनिया में बढ़ाया, आगे लाकर इस पीड़ित मानवता की सेवा की, तो उनकी जड़ें कहीं ना कहीं नर्मदा के किनारे से। मेरे पिताजी ने भी इस क्षेत्र में समाज की सेवा के लिए वो कुछ किया जो अपेक्षित था। अब भाई साहब बोल रहे थे कि अब नर्मदा परिक्रमा वासियों का ये स्थान भी हो जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, घाट पिपली और डूमर मिलकर अब ये काम करेगा। पिताजी ने बरेली में वृद्धाश्रम भी शुरू किया, और उनके जो प्रकल्प है वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। विनोद साहू जी यहाँ पर बैठे हैं, राजेश जी यहाँ पर बैठे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम इस समाज में आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम समाज को कुछ ना कुछ दें, और गोविंद भाई साहब ने ये किया है। निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं, परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि गोविंद भाई साहब ने तो बना दिया, चलाना गांव को है, व्यवस्थित करना गांव को है। और अभी गोविंद भाई साहब ने उठकर एक बात और कही, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज ये समाज जिस प्रकार से खासकर युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उसमें आज हमें ये संकल्प लेना होगा। अभी दर्शन सिंह जी ने बोला था बड़े बड़े मकान बनाने की प्लानिंग कर देते हैं, पर इस तरह के समाज के कार्यक्रमों के लिए भी कुछ करें। मैं बोलता हूँ मत बनाना धर्मशाला, मत बनाना कोई सदाव्रत का आश्रम, और आज यदि इस सेवा के कार्य में उपस्थित हो तो इस बात का तो संकल्प ले ही लेना कि यदि हम नशे से जुड़े हैं तो आज ही नशा छोड़ेंगे, और कम से कम 10 लोगों को नशा छोड़वाएंगे। देखो बहुत सारों ने ताली नहीं बजाई, जो गुटखा खाते उसने नहीं बजाया। भाइयों में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, और आज ये सुनिश्चित करो कि अगले 2 महीने में हम ऐसा कुछ करेंगे कि डूमर घाट पिपली और इस क्षेत्र में भाई साहब को नशे के विरोध में कोई भी शिविर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। गांव वाले खुद ही इस जन जागरण को आगे बढ़ाएं। भाइयों और साथियों, आज कार्यक्रम बहुत है, और ये जो कार्यक्रम कल से आज शिफ्ट हुआ उसमें पूरी गलती मेरी। ये कल कार्यक्रम होना था, पर हमें और दर्शन सिंह जी को बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जाना था। आज दोनों हम लोग रात में सोए नहीं है, पूरी रात ट्रेवल किया है, भोपाल उतरे और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आए। तो ये कार्यक्रम कल से आज शिफ्ट हुआ, इसका कारण मैं था, परंतु भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। भगवान ने लिखा था कि वास्तु भी अक्षय तृतीया के दिन होगा और लोकार्पण भी अक्षय तृतीया के दिन ही होगा। इसलिए आज ये शुभ अवसर पर ये शुभ कार्य शुरू हुआ है। मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत साधुवाद करूंगा। मेरा परिवार है, ये सब लोग मेरे हैं। और अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बोली। भाई साहब, आपने बोला कि मैं खेल और युवा कल्याण का मंत्री हूँ, तो लोग अब इंटरनेट से और टीवी से और मोबाइल से जो जुड़ गए उनको वापस खेल मैदान में लाइए। तो आपकी जानकारी में और सब लोगों को इसके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि घाट पिपलिया और डूमर में दोनों में हम खेल मैदान बनवा रहे हैं। और डूमर में तो जगह भी हमने निश्चित कर दी। सांसद जी, लोकार्पण आपको ही करना है, तो डूमर में भी और घाट पिपलिया दोनों जगह हम खेल परिसर बनवा रहे हैं सरकार के माध्यम से, जिससे यहाँ के युवाओं को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के, हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के
लिए कुछ करने का मौका मिलेगा वो हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने में हम सांसद जी के कर कर्मों से उसका भूमि पूजन कर देंगे और फिर भवन बन जाएंगे, सेवा प्रकल्प शुरू हो जाएंगे, स्टेडियम बन जाएगा, पर उसका सदुपयोग करवाना ये गांव के लोगों की जरूरत है। उपाध्याय जी तो साल में 3 बार ही आते हैं यहाँ, आपने भवन बनवा दिया, पर ये भवन का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा। मैं स्टेडियम बनवा दूंगा, पर वो स्टेडियम का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को ये समझाना होगा कि ये सेवा के कार्य से ही अपने जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। एक बार पुनः भाई साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ और कल्पेश भैया को भी बहुत बधाई देता हूँ। भाई साहब मामला ठीक है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। उनका संचालन, उनका वक्तव्य की यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने दिया, ये पता लगता है कि आपके परिवार के बताए मार्ग पर अगली पीढ़ी भी चढ़ रही है। ये और बहुत सुखद बात है, यही महसूस है कि संस्कार आगे बढ़ते रहें, हम सब मिलकर समाज के नए स्वरूप को स्थापित करते हुए। यार मैं बहुत बातें लंबी नहीं कर रहा, दर्शन सिंह जी ने बताया कि इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई विधा, एक नई उमंग शुरू हुई है, ये देश नई अवस्था में पहुंचा है। इस देश में विकास और कल्याण की नई राजनीति तो स्थापित हुई पर इस देश की संस्कृति को बचाने का काम, इस देश की संस्कृति को सहेजने का काम, इस देश की वो पुरातन परंपराएं जो हमारी मूल है, जो हमारी पहचान है, उनको चिरस्थायी रखने का काम इस देश की सरकार ने किया है। हम 500 साल से यदि राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे तो वो काम किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इस देश की पुरातन परंपराएं पुनः स्थापित हुई है, हमारी संस्कृति पुनः स्थापित हुई है। इसलिए हम सबको ये जरूर काम करना पड़ेगा। लोकसभा में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, ये तो डूमर की पंचायत में, डूमर की जो आसपास की क्या बोलते हैं उसको, जो बैठ के पंचायत नहीं, चौपाल जो है ना, डूमर की चौपाल से तरंग निकलनी चाहिए, घाट पिपरिया की चौपाल से तरंग निकलनी चाहिए। ये केवल ऊपर से काम नहीं होगा। इसलिए ऐसे प्रकल्प केवल इसलिए नहीं होते कि इसके माध्यम से लोग आए, रुके, धर्मशाला परिक्रमा वासियों की सेवा हो। ये कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। इसलिए इसका प्रचार करिए, प्रसार करिए, इस तरह की भावना को जन जन तक पहुंचाइए। जो जितना जिसके पास हो, जरूरी नहीं है कि सब लोग 35 लाख 40 लाख लगाकर धर्मशाला बनाए, हम छोटा छोटा काम भी कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। ये सब हम करें। एक दिन भाई साहब मैं युवाओं के बीच में भाषण दे रहा था, युवा से मैंने कहा देखो आजादी के पहले नारा था कि इस देश के लिए मरना होगा, अब नारा परिवर्तित हो गया है कि इस देश के लिए जीना होगा। एक शरारती युवा था, वो खड़ा हो गया, कहते भाई साहब नेताजी जीना तो चाहते, बताओ जिए कैसे। मैंने कहा बात तो सही बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम ज्यादा फिक्र मत करो, देश के लिए जीने का मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये भाषण समाप्त होगा, ऑडिटोरियम से सब लोग निकलेंगे, जो सबसे आखिरी में युवा निकले वो यदि बिजली का बटन बंद कर देगा, बिजली बचा लेगा, तो यही देश के लिए जीना। जरूरी है क्या? उसमें तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं उपाध्याय जी तो बड़े आदमी है, इन्होंने 40 लाख की धर्मशाला बना ली, हम तो नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं। समाज के लिए कुछ करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है, भाव की जरूरत है। पेड़ बचा लो, पानी बचा लो, समाज बचा लो, नशे के खिलाफ मुहिम चला दो, पीड़ित मानवता की सेवा कर लो, बिजली बचा लो। यही कुछ देश के लिए करना है और इसी समाज के उत्थान के लिए हम सब लगेंगे। इसी भाव के साथ भाई साहब को बहुत बधाई। इस तरह के भावना आपके माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र के युवाओं में भी फैले। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई। और भाई साहब को इस बात के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे कारण इस कार्यक्रम में 1 दिन का विलम्ब हुआ। और कहा जाता है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, देर से आए और दुरुस्त आए, क्योंकि अच्छे दिन ये कार्यक्रम हुआ है। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बधाई।
परमपिता परमेश्वर से यही कामना है, नर्मदा मैया से यही कामना है कि आप और हम सब मिलकर इसी समाज के उत्थान के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए लगे रहे। हमारे क्षेत्र का इसी तरह नाम आगे बढ़ता रहे, इसी तरह गोविंद उपाध्याय जी जैसे लोग निकले और पूरे देश में डूमर का नाम आगे बढ़ाते रहे। इसी तरह कैलाश सारंग जी जैसे लोग निकले और पूरे देश में इस माटी का नाम आगे बढ़ाते रहे। नर्मदा मैया की यही कृपा हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान। धन्यवाद भैया आपके शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।